जय हिंद साथियों, दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपका एग्जामवीर पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो क्लास रहने वाली है पॉलिटी की क्लास रहने वाली है और डेली वेज आपकी पॉलिटी की क्लास दोस्तों चलती है। अब दोस्तों देखिए, आज जो टॉपिक रहने वाला है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग से संबंधित रहने वाला है। जैसा आप जानते हैं कि अब लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, इसलिए ये हॉट टॉपिक है यूपीएससी का भी, चाहे आरओ एआरओ यूपीपीसीएस या फिर कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। एसएससी की भी बात करेंगे तो दोस्तों उसमें भी इससे अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए आर्टिकल, अगर मैं 324 की बात करता हूँ तो आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन आता है। आर्टिकल 324 में क्या था अभी, देखिए आर्टिकल 324 में क्या था अभी, इलेक्शन कमीशन। और 24 से लेकर 329 की बात करते हैं, 29 कहते हैं, तो इससे निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप होते हैं वो सारे के सारे आते हैं। और ये एक्टिविटी हमारी भाग 15 में आती है। कौन से पार्ट में आती है भाग 15 में। देखिए निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में है, भाग 15 में आता है। और 324 से लेकर 329 कह तक सारे के सारे निर्वाचन आयोग से संबंधित जितने भी एक्टिविटी होती हैं वो सारे के सारे इसमें आते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, देखिए निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं। अगर निर्वाचन आयोग की मैं बात करूं तो इसमें 3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक होता है सीजेआई, जो मेन होता है दोस्तों आपका, देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई। सीजेआई तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है दोस्तों। देखिए सीजेआई जो है इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें अब तक 3 लोगों की कमेटी के द्वारा, जिसमें प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता और सीजेआई, इन लोगों की राय के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती थी। इन लोगों की एडवाइस के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति दोस्तों की जाती थी। लेकिन दोस्तों अब जो है इस प्रक्रिया को वर्तमान सरकार ने चैलेंज करने का कार्य किया है। और उसमें कौन कौन रखे हैं, मैं एक एक पॉइंट को क्लास के माध्यम से आपको रिप्रेजेंट करूंगा। बाकी दोस्तों देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के क्या क्या कार्य हैं, ये प्रत्येक जितने भी राजनीतिक हमारे दल हैं उन्हें दर्जा देने का काम करती है। उनके प्रदर्शन के आधार पर, इलेक्शन में हुए उनके प्रदर्शन के आधार पर कि किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाए और किस पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा दिया जाए और कौन क्षेत्रीय पार्टी के रूप में काम करती हैं। अगर मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करूं तो दोस्तों, तो विधानसभा के चुनाव कराना, लोकसभा के चुनाव कराना और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव कराने के जो काम होते हैं दोस्तों, और लोकसभा मतलब संसद और विधानसभा, इनके जो चुनाव कराने का जो कार्य है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। लेकिन अगर गाँव की मैं बात करूँ दोस्तों, गाँव में नगर पंचायत और नगर निगम के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम नहीं करता है। इसके लिए प्रत्येक राज्य का एक निर्वाचन आयोग होता है। तो दोस्तों देखिए, एक पीपीटी के माध्यम से मैं आपको एक एक चीज़ डिस्कस करूंगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करना है। तो शुरू करते हैं भाइयों। देखिए अगर निर्वाचन आयोग की बात करूं मैं, तो देश में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, जो कि आर्टिकल 324 के अंतर्गत आता है। और ये एक स्थायी और स्वतंत्र, यह एक स्थायी है। देखिए एक निर्वाचन आयोग है, एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय का प्रावधान किया गया है। अगर मैं भाग 15 की बात करूं, भाग 15 में और आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 के तहत निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग से संबंधित सारे के सारे उपबंध किए गए हैं। आर्टिकल 324 से 329 के, बाकी भाग 15 में निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग से संबंधित सारे के सारे दोस्तों प्रावधान किए गए हैं। अगर मैं निर्वाचन आयोग की बात करता हूं तो अपने देश में निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को हुई है। देखिए भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई है। इसलिए दोस्तों 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, वोटर डे। ठीक है, वोटर डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। और निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को हुई है। अब दोस्तों देख लेते हैं एक बार। देखिए भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के कार्य और शक्तियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, परंतु जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा निर्वाचन आयोग की शक्तियों को विस्तारित किया गया है। भारतीय संविधान में क्या किया गया, अभी देखिए निर्वाचन आयोग के कार्य और शक्तियों को दर्शाया गया है। लेकिन यहाँ पर निर्वाचन आयोग की जो शक्तियाँ हैं उनमें भी एक तरीके से वृद्धि करने का काम किया गया है। किनके द्वारा, देखिए भारतीय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा निर्वाचन आयोग की शक्तियों को बढ़ाने का कार्य भी दोस्तों किया गया है।
आगे देख लेते हैं चुनाव आयोग, भाई कैसी संस्था है। देखिए चुनाव आयोग की अगर मैं बात करते हैं, देखिए देखिए चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है। यह एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि यह संसद और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के चुनाव के लिए समान रूप से उत्तरदायी है। अगर हम संसद की बात करूं और राज्य विधानमंडल की बात करूं तो दोनों के चुनाव कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है चुनाव आयोग। देखिए एक अखिल भारतीय संस्था है, मतलब भारतीय स्तर पर काम करने वाली संस्था है, ठीक है। बाकी देखिए संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के चुनाव कराने के लिए, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के चुनाव कराने के लिए ये समान रूप से उत्तरदायी होती है। बाकी अगर राज्यों में होने वाले जो चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव या नगर निगम के चुनाव, इनके लिए दोस्तों चुनाव आयोग काम नहीं करता है। इनके लिए प्रत्येक राज्य का एक निर्वाचन आयोग होता है। अगर राज्यों की बात करी जाए तो पंचायत और नगर जितने भी निगम के चुनाव होते हैं, चुनाव आयोग का कोई रिलेशन नहीं होता है। इसके लिए भारत के संविधान में अलग से राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था की गई है। अब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, देखिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, इसे भी दोस्तों जान लेते हैं एक बार। अगर हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात करूं तो आर्टिकल 326 कहता है भारत का प्रत्येक वयस्क व्यक्ति वोट, भारत का प्रत्येक वयस्क व्यक्ति चुनावों में मत देने का अधिकार प्रदान करता है, वोट डालने का अधिकार प्रदान करता है, जो कि वयस्क है, जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है। तो ऐसा जो प्रावधान है वो आर्टिकल कौन से में, आर्टिकल 326 कहता है कि भारत का प्रत्येक वयस्क व्यक्ति क्या है भाई, वोट डालने का अधिकार रखता है। देखिए शर्त यह है कि भारत के किसी आपराधिक मामले में दोषी ना हो और वो मानसिक रूप से अस्वस्थ ना हो। अगर ये कंडीशन है, ये कंडीशन नहीं है तो प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल है वो वोट डालने का अधिकार रखता है, ऐसा आर्टिकल 326 कहता है। अब देखिए 1931 में क्या होता है, अभी कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने राजनीतिक समानता की मांग की थी, कांग्रेस ने राजनीतिक समानता की मांग की थी। जबकि 1928 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने साइमन कमीशन के समक्ष सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लागू करने की मांग की, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लागू करने की मांग की थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लागू करने की जो मांग है साइमन कमीशन के सामने की थी 1928 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। देखिए डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार चुनाव समाज के सबसे पीड़ित वर्ग का एक हथियार है। दोस्तों आपने भी देखा होगा भी जो नेता होते हैं वो हमारे, अब आज के समाज की अगर मैं बात करूं तो ऐसा हमारा जो सिस्टम हो गया है वो इस तरीके का हो गया है कि आपके चाहे छोटे स्तर की बात कर लो या बड़े स्तर की बात कर लो, सिर्फ आपको नेता उसी टाइम नजर आते हैं जब वोट मांगने की बारी होती है। उस टाइम वो आपके पैरों में भी गिर जाते हैं और आपका हर काम निकाल देते हैं, लेकिन उसके बाद सब कुछ भूल जाते हैं। तो इसलिए जनता को अपनी आंखें खोलकर देखिए, ये जो चुनाव है ये हर इंसान की बराबर वैल्यू रखता है, एक अमीर हो या गरीब हो, ठीक है, सबकी वोट की वैल्यू बराबर है भाई, एक वोट है सबका। ऐसा नहीं है कि अमीर की वोट की वैल्यू अलग है और गरीब की वोट की वैल्यू अलग है। लोकतंत्र में दोस्तों वोट की वैल्यू बराबर है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि देखिए पीड़ित वर्ग का सबसे बड़ा हथियार है वोट, पीड़ित वर्ग का जो सबसे बड़ा हथियार है वो दोस्तों क्या है भाई, वोट है। अब देखिए मताधिकार उन्हें राजनीतिक और कानूनी समानता प्रदान करेगा, उनका जो मताधिकार है उन्हें राजनीतिक और कानूनी क्या करेगा भाई, समानता प्रदान करने का कार्य करेगा। अब मैं बात कर लेते हैं देखिए निर्वाचन आयोग की, कि निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो किस प्रकार होता है। मैं आपको अभी बता चुका हूं दोस्तों, निर्वाचन आयोग के लिए अब तक जो व्यवस्था थी वो राष्ट्रपति के द्वारा 3 लोगों की सलाह पर निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की जाती है, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता या फिर CJI। अगर लोकसभा में वर्तमान में कोई विपक्ष का नेता नहीं है तो जो लोकसभा में एक तरीके से वरिष्ठ होता है जो उनके द्वारा मान लिया जाता है वो काम करता है। अब देखिए देख लेते हैं चुनाव आयोग में 3 लोगों की नियुक्ति की जाती है, जिसमें एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य होते हैं 2 सदस्य। देखिए यहाँ अगर मैं पावर की बात करूँ तो तीनों की एक ही पावर है, लेकिन जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है वो बैठ के लेने का कार्य करता है। लेकिन अगर दोस्तों इनमें कोई मतभेद होता है तो यहाँ जो निर्णय लिया जाता है वो मेजोरिटी के आधार पर लिया जाता है, ना कि मुख्य चुनाव आयुक्त के आधार पर लिया जाए, ठीक है। सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 1989 तक चुनाव आयोग एक एकलीय संस्था थी। 1989 की अगर मैं बात करूं तो ये एक एकलीय संस्था थी। कौन सी थी भाई, एकलीय संस्था। 1989 में से 3 स्तरीय संस्था बनाया गया, लेकिन पुनः फिर एकलीय संस्था बना दिया गया। फिर इनमें एक ही सदस्य की नियुक्ति की जाने लगी। 1989 में 3 लोगों की नियुक्ति की जाती थी, लेकिन 1989 में 1 लोग की नियुक्ति की जाती थी, लेकिन 1989 में नियम बना कि 3 लोगों की नियुक्ति की जाएगी,
लेकिन फिर दोबारा इसे एक सदस्य सदन बना दिया गया, मतलब ओनली एक ही सदस्य की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन इसके बाद 1993 में इसे पुनः 3 सदस्य कर दिया गया। अब 3 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अगर यहाँ बात करते हैं कि निर्वाचन आयोग की जो संरचना है, इसमें हमेशा विवाद होता रहता है। जैसे वर्तमान सरकार ने यहाँ पर सीजेआई की जगह दोस्तों एक तरीके से सीजेआई को जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके पद को ना लेकर अलग मांग की है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए, ए 5 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट SC unanimously ruled that the appointment of the chief election commission and the election commission, ठीक है, shall be made by the president on the advice of a committee consisting of the prime minister, the leader of opposition of the Lok Sabha and chief justice of India। मतलब राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। किसकी सलाह पर दोस्तों? देखिए, प्रधानमंत्री, द लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा में विपक्ष का नेता और सीजेआई, इन लोगों की रिकमेंडेशन के आधार पर प्रधानमंत्री चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति करने का कार्य करेंगे। इन केस नो लीडर ऑफ अपोजिशन इज अवेलेबल, द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा। अगर लोकसभा के अंदर अपोजिशन नहीं है तब क्या होगा भाई? द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा इन द टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ विल बी ए पार्ट ऑफ सच कमेटी। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? अब तक उनकी नियुक्ति 3 लोगों की रिकमेंडेशन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। वो कौन कौन से थे? प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब देखिए, विधेयक जो वर्तमान सरकार है हमारी बीजेपी सरकार, इसने सीजेआई को एक तरीके से स्थान नहीं दिया है। उन्होंने बोला है कि भी सीजेआई को हम नहीं लेंगे, हम सीजेआई की जगह एक नई व्यक्ति को रखेंगे। देखिए, चयन समिति अपनी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से रेगुलेट करेगी। जो नई कमेटी इन्होंने पेश की है, अब देखिए सीईसी और ईसी का जो कार्यकाल है वो 6 साल या 65 वर्ष तक, जो भी पहले हो, ये तो फिक्स था, पहले भी फिक्स था, यही था भाई। अगर मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करूं, या फिर देखिए सीईसी, इसकी भी मैं बात करता हूं मैं, तो यहाँ पर इनका जो कार्यकाल रहता है, टेन्योर रहता है, वो 6 साल या 65 वर्ष, जो भी इनमें पहले हो वो रहता है। बाकी देखिए सीईसी ईसी का जो वेतन है सुप्रीम कोर्ट के जज के समान रहेगा। देखिए, इसका जो चयन है पीएम, नेता विपक्ष, एक कैबिनेट मंत्री की समिति करेगी। देखिए, वहाँ आप जानते हैं कि सीजेआई था, चीफ इलेक्शन कमीशन, वहाँ पर आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था। लेकिन यहाँ कैबिनेट मंत्री, यहाँ पर इन्होंने मुख्य न्यायाधीश को शामिल न करके कैबिनेट मंत्री की समिति करेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो है ना आलोचना भी हुई है, जो विपक्षी दल है उन्होंने आलोचना की है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो ये एक तरीके से वर्तमान सत्ताधारी सरकार की हाथों की कठपुतली बन के रह जाएगी। क्यों दोस्तों? इसके बारे में आप समझने का प्रयास कीजिए। भाई, इसमें प्रधानमंत्री खुद वर्तमान पार्टी के, और कैबिनेट मंत्री कौन होता है भाई? मंत्रिपरिषद में सबसे बड़ा जो मंत्री होता है वो कैबिनेट मंत्री होते हैं भाई। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कैबिनेट मंत्री भी इनकी सरकार का हो गया। उसके बाद में एक विपक्ष, तो यहाँ पर जो है नहीं विपक्ष जो है नहीं एकदम कमजोर हो जाएगा। विपक्ष क्या हो जाएगा दोस्तों? एकदम कमजोर। तो इसलिए वर्तमान जो सरकार है, जो विधेयक लेकर आई है, विपक्ष ने इसका विरोध भी किया है और लोगों ने भी इसका विरोध किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई की जो नियुक्ति है वो किस आधार पर अब तक की जाती है, लेकिन अब जो सरकार नियम लेकर आई है वो कौन से लेकर आई है। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से देखना है। और इससे संबंधित यूपीएससी में प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, चाहे वो मेंस के ऊपर हो या आपसे इंटरव्यू में भी इसके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं भाई। देखिए, अन्य आयुक्तों की जो नियुक्ति है, देखिए निर्वाचन आयोग एक सामूहिक संस्था है जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों का स्थान समान होता है। देखिए, अगर मैं इनकी प्लेस वैल्यू की बात करूं तो इनकी वैल्यू बिल्कुल बराबर होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की प्राथमिकता से केवल इतनी ही होती है कि वह बैठक की अध्यक्षता करने का कार्य करता है, ठीक है। बाकी जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी शक्तियां समान होती हैं और उनके वेतन, भत्ते और दूसरे लाभ भी एक जैसे होते हैं, ठीक है। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनके बराबर इन्हें वेतन, भत्ते और बाकी दूसरे लाभ मिलते हैं, ठीक है। देखिए, ऐसी कंडीशन में जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त के बीच कभी भी
किसी भी विषय पर अगर एक तरीके से डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, मेजोरिटी की, देखिए बहुमत के आधार पर निर्णय किया जाता है। अगर मैं इसके कार्यकाल की बात करूं, टेन्योर की बात करूं दोस्तों, तो इसका जो टेन्योर होता है वो 65 वर्ष तक या 6 वर्ष तक, जो भी पहले हो वो होता है। देखिए 65 वर्ष अधिकतम 6 साल का, और वे 65 वर्ष जो भी पहले हो, मतलब हो सकता है कि मान लीजिए भाई अगर कोई व्यक्ति 63 साल का बना हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चीफ, तो वो सिर्फ 3 साल तक काम करेगा, क्योंकि 66 साल है। कितना दोस्तों, 66 साल। अगर कोई व्यक्ति 50 साल का बना हुआ है मान लीजिए, या 55 साल का बना हुआ है, तो वो 65 साल तक नहीं रहेगा, वो सिर्फ 61 साल में रिटायर हो जाएगा, क्योंकि 6 साल। तो जो चीज़ इसमें पहले होती है वो इसका कार्यकाल टेन्योर के अंतर्गत आएगी, या तो 6 साल या 65 वर्ष, जो पहले होता है वो प्रक्रिया आएगी। देखिए वह किसी भी समय, ये तो एक सामान्य प्रोसेस है कि भाई कोई भी जो मुख्य एक तरीके से इलेक्शन है, जो निर्वाचन आयुक्त है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष तक रहेगा, लेकिन अगर वो बीच में भी अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो जा सकता है, ठीक है। कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी उसे पद से हटाया जा सकता है, बाकी अपना त्यागपत्र भी वो देख सकते हैं। बाकी देखिए निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है जटिल है। जो मुख्य न्यायाधीश, जो जजों को हटाने की प्रक्रिया होती है, वही इन लोगों को हटाने की प्रक्रिया है। निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसलिए वैधानिक रूप से निर्वाचन आयुक्तों को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ऐसी जो देखिए राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करते हैं और राष्ट्रपति इन्हें हटाने की एक तरीके से शक्ति रखते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त स्वतः संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयुक्तों को नहीं हटा सकता। अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त खुद हटाने की कोशिश करें अन्य आयुक्तों को, तो ऐसा पॉसिबल दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया उसी प्रकार है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है, उसी प्रकार से इन लोगों को हटाया जाता है। और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की जो प्रक्रिया हमारे देश के अंतर्गत कितनी जटिल है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ, भारत में निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। आप ये मत समझना कि राष्ट्रपति ने इनकी नियुक्ति की है, राष्ट्रपति ने इनकी बेशक नियुक्ति की है, लेकिन 3 लोगों की रिकमेंडेशन के आधार पर राष्ट्रपति ने इन्हें चुना है। तो ये लोग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बिल्कुल भी पद धारण नहीं करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहमति के बिना अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नहीं हटा सकता। तो ध्यान रखना है आपको, राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहमति के बिना अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का कार्य बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों खुद निर्वाचन आयुक्त इन्हें, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो अन्य 2 को नहीं हटा सकता। बाकी निर्वाचन आयोग के कार्य की बात कर लेते हैं। देखिए फंक्शन ऑफ, देखिए चुनावों से संबंधित समस्त व्यवस्था करना निर्वाचन आयोग का काम है। भाई संसद, राज्य की विधानमंडल, संसद की मैं बात करूं, संसद में लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। संसद, राज्य की विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन के संदर्भ में चुनाव आयोग की शक्ति व कार्य को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो प्रशासनिक कार्य, सलाहकारी कार्य और अर्धन्यायिक कार्य। 3 श्रेणियों में निर्वाचन आयोग की शक्तियों को और कार्य को बांटा दोस्तों यहाँ गया है। देखिए सबसे पहले चुनाव तिथियों का निर्धारण, डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन डेट। देखिए जब भी अब इस टाइम करंट में दोस्तों आपके लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो चुनाव तिथियों का जो निर्धारण करने का कार्य है वो इलेक्शन कमीशन करता है। कौन करता है दोस्तों? इलेक्शन कमीशन करता है। आर्टिकल 324 कहता है कि निर्वाचन आयोग का चुनाव कराने संबंधित निर्णय करने का अधिकार संविधान के अन्य अनुच्छेद में बंधा हुआ नहीं है, ठीक है। देखिए संविधान पीठ के अनुसार चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का विशेषाधिकार है, ये इसका एक विशेषाधिकार है, प्रिविलेज है। निर्वाचन आयोग ही चुनाव की तिथियों का निर्धारण करने वाली सर्वोच्च संस्था है। अगर मैं यहाँ चुनाव की तिथियों के निर्धारण की बात करूँ तो ऐसा करने वाली सिर्फ निर्वाचन आयोग है। कौन है दोस्तों? निर्वाचन आयोग ही चुनाव की तिथियों का निर्धारण करने वाली सर्वोच्च संस्था होती है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि सर्वोच्च संस्था कौन है जो चुनाव तिथियों का निर्धारण करती है, वो है निर्वाचन आयोग। देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है। जो परिसीमन आयोग है उसका पदेन सदस्य होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। और इसके अतिरिक्त उसमें उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायालयों के 2 अवकाश प्राप्त न्यायाधीश भी होते हैं। अगर मैं परिसीमन आयोग की बात करूं तो परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो कौन होता है? मुख्य चुनाव आयोग।
देखिए परिसीमन आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, और इसमें दो लोग और होते हैं जो कि उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के दो अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, ये होते हैं परिसीमन आयोग के अंतर्गत जो लोग आते हैं। अब देखिए मतदाता सूची तैयार करना, जो मतदाता सूची तैयार करने का काम है वो भी निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। प्रिपेरेशन ऑफ इलेक्शन रूल्स, ठीक है, निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के प्रत्येक चुनाव या मध्यावधि चुनाव से पूर्व मतदाता सूची तैयार करने का जो कार्य है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। देखिए मतदाता सूची का कार्य इस उद्देश्य से किया जाता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो मतदाता के योग्य है लेकिन वो कभी भी मतदान से वंचित ना रहे। जिस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष हो गई है वो वोटर लिस्ट में उसका नाम जरूर होना चाहिए, वो वोट डालने से वंचित ना रहे। ठीक है, तो ये मतदाता सूची तैयार करने का इनका पर्पज होता है मेन। राजनीतिक दलों को पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, देखिए राजनीतिक दलों के पंजीकरण भी यही करते हैं। और आपने देखा होगा भी किन पार्टियों को इलेक्शन में उनके प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी या फिर राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है, वो उनके इलेक्शन में हुए प्रदर्शन के आधार पर दोस्तों ये चीज़ दी जाती है, और ये निर्वाचन आयुक्त ही करता है। देखिए राजनीतिक दलों को पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं, प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के पंजीकरण रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है। निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत दलों को चुनाव में उनके प्रदर्शन के आधार पर कुछ शर्तों के आधार पर राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। अब राष्ट्रीय दल की मैं बात करूं तो राष्ट्रीय दल क्या होते हैं, देखिए राष्ट्रीय दल नेशनल पार्टी को एक विशेष चुनाव चिन्ह आवंटित होता है जिसे वह पूरे भारत में यूज कर सकता है। जो राष्ट्रीय पार्टी हैं उन्हें एक तरीके से चुनाव चिन्ह दिया जाता है, वो पूरे भारत में उसका प्रयोग कर सकते हैं। राज्य स्तरीय दलों के लिए उनके राज्य में अथवा अन्य राज्यों में चुनाव चिन्ह आरक्षित होता है जिनमें उन्हें मान्यता प्राप्त होती है। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह का आवंटन निर्वाचन आयोग द्वारा ही किया जाता है। अगर यहाँ चुनाव चिन्ह के आवंटन की बात करूँ तो ये भी निर्वाचन आयोग का ही कार्य होता है, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह का आवंटन करने का कार्य। अब देखिए राष्ट्रीय पार्टी बनने की शर्तें क्या क्या है। निर्वाचन आयोग किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देगा। देखिए अगर मैं निर्वाचन आयोग की बात करूं तो मैंने आपको बताया अभी जो इलेक्शन वो लड़ते हैं उनके प्रदर्शन के आधार पर ही उन्हें राष्ट्रीय पार्टी या राज्य पार्टी का दर्जा दिया जाता है। अगर वो इन शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी करते हैं, कोई भी एक शर्त, ऐसा नहीं कि सारी की सारी शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी, अगर एक शर्त भी पूरी उनके द्वारा की जाती है तो उन्हें नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दोस्तों दिया जाता है। ठीक है, कोई पार्टी 3 राज्यों के लोकसभा चुनाव में 2% सीटें प्राप्त कर लेती है। कोई पार्टी 3 राज्यों के लोकसभा चुनाव में, देखिए कितने राज्य है भाई, 3 राज्यों के लोकसभा चुनाव में कोई पार्टी 3 राज्यों के लोकसभा चुनाव में 2% सीटें प्राप्त कर लेती है। 3 राज्य ऐसा समझ लीजिए जैसे भारत के अंदर 28 राज्य और 8 यूटी हैं, तो 3 राज्यों के अंतर्गत किसी भी पार्टी को 2% लोकसभा सीटें अगर प्राप्त हो जाती हैं तो वो राष्ट्रीय पार्टी होती है। ठीक है, जैसे अगर मैं 2% सीटों की बात करूं दोस्तों तो करंट में मान लीजिए भाई 550 आपकी सीटें हैं। ठीक है, 550 सीटें हैं, लेकिन जो इलेक्शन होता है वो 550 पे नहीं होता है, 545 पे इलेक्शन होता है, 543 पे। अब देखिए इसके अगर मैं 2% कर लेता हूँ तो 2% कितना होगा भाई, जीरो। तो अगर वो 11 सीटें लेकर आती हैं, कितनी 11 सीटें लेकर आती हैं भाई, 11। अगर वो 11 सीटें लेकर आती हैं एमपी के चुनाव में पूरे देश के अंतर्गत, तो समझ लीजिए वो क्या है भाई, एक तरीके से नेशनल पार्टी है। लेकिन जो इलेक्शन होता है वो 550 सीटों पर नहीं होता है। ये मैंने आपको एक आंकड़ा देके दोस्तों समझाया है। अब 4 लोकसभा सीटों के अलावा कोई पार्टी लोकसभा में 6% वोट हासिल करे। देखिए 4 लोकसभा सीटों के अलावा, अगर 4 लोकसभा सीटें हैं उनके अलावा कोई पार्टी देखिए 6% वोट हासिल करे या विधानसभा चुनावों में कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में 6% वोट जुटाए। अगर उसके पास में इतने वोट होते हैं, देखिए 6% वोट हासिल करे या विधानसभा चुनावों में, जो विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में 6% वोट जुटाए, तो वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखती है। इससे अलग कोई पार्टी 4 या
इससे अधिक राज्यों में, देखिए कोई पार्टी 4 या इससे अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता रखती है तब। इन शर्तों में से कोई भी पार्टी अगर एक शर्त पूरा करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दोस्तों दिया जाता है। एक बार दोबारा देख लेंगे क्योंकि ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। देखिए कोई पार्टी जो 3 राज्यों में लोकसभा चुनाव में 2% सीटें लेकर आती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। अन्यथा 4 लोकसभा सीटों के अलावा, देखिए 4 लोकसभा सीटें तो जितनी जीतती हैं, उनके अलावा कोई पार्टी लोकसभा में 6% वोट हासिल करे। अगर कोई पार्टी लोकसभा में 6% वोट हासिल करती है और 4 लोकसभा की सीटें लेकर आती है, कितनी सीटें लेकर आती है भाई? 4 लोकसभा की सीटें। या अगर ये कंडीशन नहीं करती है वो, तो विधानसभा चुनाव जो एमएलए का चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 या इससे अधिक राज्यों में 6% वोट जुटाए। ठीक है, विधानसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो कम से कम 4 या इससे अधिक राज्यों में 6% वोट जुटाने का काम करती है। तो देखिए कम से कम 4% वोट या उससे अधिक राज्यों में 6% वोट जुटाती है तो वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेगी। भाई कोई पार्टी 4 या इससे अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता रखे तो भी वो क्या कर सकती है भाई? नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त कर सकती है। इन शर्तों में कोई भी अगर एक शर्त पूरी करती है तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसे मिल जाता है। अब देखिए मैं वर्तमान सरकार की बात करूं, वर्तमान में कितनी पार्टियां ऐसी हैं जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखती हैं? देखिए बीजेपी, बीएसपी, सीपीआई, सीपीएम, आईएनसी, एनसीपी। ठीक है, आप ध्यान रख सकते हैं बीजेपी, बीएसपी, सीपीआई, सीपीएम। देखिए सी से 2 है, सीपीआई, सीपीएम, आईएनसी, एनसीपी। भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ठीक है, एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये एनसीपी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। देखिए ये दोनों के दोनों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, सीपीआई, सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लेकिन ये मार्क्सिस्ट है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। ये पार्टियां हमारी कौन सी हैं भाई? ये पार्टियां हैं नेशनल पार्टियां, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां। ठीक है, अब देखिए ऐसी कौन सी पार्टियां जिन्हें राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है? देखिए राज्य स्तरीय पार्टी मतलब जो एक तरीके से राज्य के अंतर्गत होती हैं, जैसे एसपी समाजवादी पार्टी। ठीक है, और वर्तमान में दोस्तों एक पार्टी और है, मैं बताना चाहता हूँ, आप पार्टी। जो आप पार्टी है, आप इसे भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। कौन सी वाली को? आप पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दोस्तों दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, आगे देखिए जो राज्य स्तरीय पार्टी हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए अगर मैं बात करूं, किसी दल को किसी राज्य में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह कोई भी शर्त एक पूरी कर लेता है। अगर वो कोई एक शर्त भी पूरी कर लेगा तो उसे राज्य पार्टी के रूप में स्वीकार लिया जाता है। देखिए यदि वह राज्य विधानसभा के आम चुनाव में, राज्य विधानसभा मतलब एमएलए के चुनाव में, राज्य में डाले गए वेद मतों का, जो राज्य में वेद मत डाले जाते हैं उनका 6% मत प्राप्त करता है, और साथ ही यह उसी राज्य विधानसभा की 2 सीटें जीतता है, और साथ ही यह उसी राज्य विधानसभा में 2 सीटें जीतता है। अगर जितने भी वोट डाले गए हैं, जितने भी दोस्तों वोट डाले गए हैं उनका 6% वोट लेके आता है। ठीक है, विधानसभा चुनाव के अंतर्गत अगर 6% वोट लेके आते हैं, या फिर और साथ ही और इसके साथ साथ में और साथ ही यह उसी राज्य विधानसभा में 2 सीटें जीतता है, और अगर विधानसभा के अंतर्गत 2 सीटें जीतता है तो वह राज्य पार्टी का दर्जा ले सकता है। यदि वह लोकसभा के आम चुनाव में, अगर लोकसभा के चुनाव की बात करी जाए, एमपी के चुनाव की बात करी जाए, तो राज्य में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है। तो राज्य में जितने भी वैलिड वोट होते हैं उसका 6% प्राप्त करता है, और साथ ही यह उसी राज्य में लोकसभा में 1 सीट जीतता है। अगर 1 सीट भी जीतता है लोकसभा में तो भी उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है भाई, यदि वह संबंधित राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में, अगर मैं विधानसभा के आम चुनाव की बात करता हूं तो विधानसभा में 3% सीट जीतता है। यदि वह संबंधित राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में विधानसभा में 3% सीटें जीतता है, यह विधानसभा में 3 सीटें जो भी अधिक जीतता हो। देखिए अगर राज्य की विधानसभा के आम चुनाव की बात करूं तो राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में विधानसभा में 3% सीट जीतता है। अगर 3% सीट जीतेगा, यह विधानसभा में 3 सीटें जीतेगा, जो भी जीतेगा तब भी उसे राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाएगा।
यदि वह संबंधित राज्य से लोकसभा के आम चुनाव में राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सीटों या उससे किसी खंड के लिए लोकसभा में एक सीट जीतता है तो भी उसे मिल जाएगा दोस्तों राज्य पार्टी का दर्जा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। अगर वो राज्य से लोकसभा के आम चुनाव की बात करी जाती है, तीसरी शर्त कहती है लोकसभा के आम चुनाव में राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सीटों या उससे किसी खंड के लिए लोकसभा में एक सीट जीतता है तो भी उसे राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। यदि वह राज्य या राज्य विधानसभा के लिए लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 8% प्राप्त कर लेता है तो भी दोस्तों वो राज्य पार्टी का दर्जा ले लेगा। देखिए राज्य विधानसभा के लिए लोकसभा के आम चुनाव में राज्यों में डाले गए कुल वैध मतों का 8% मत प्राप्त करेगा तो भी वो राज्य पार्टी का दर्जा ले लेगा। हालांकि इनमें से जिस भी शर्त को भी पूरी जो पार्टी करेगी उसे राज्य पार्टी का दर्जा दोस्तों मिल जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए अर्धन्यायिक प्रक्रिया क्या है, क्यूसी जुडिकल फंक्शन, कार्य की बात करते हैं दोस्तों। देखिए कार्य का जिक्र आपका चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, संविधान के द्वारा आयोग को कुछ अर्धन्यायिक कार्य भी सौंपे गए हैं जिसमें निम्नलिखित 2 कार्य हैं। आर्टिकल 103 कहता है राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में निर्वाचन आयोग से परामर्श करता है। देखिए आर्टिकल 103 कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में किससे प्रश्न करता है भाई, निर्वाचन आयोग से परामर्श एडवाइस कर सकता है और ये आर्टिकल 103 के अंतर्गत आता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि जब भी संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अगर राय लेने की बात आए तो निर्वाचन आयोग से राष्ट्रपति राय लेने का कार्य करता है और ऐसा आर्टिकल 103 में। आर्टिकल 192 में क्या कहता है अभी, राज्य विधानमंडल के सदस्यों के संबंध में परामर्श करने का अधिकार राज्य के राज्यपाल को दिया गया है आर्टिकल 192 में। अगर यहाँ राज्य के विधानमंडल की बात करी जाती है तो राज्य के विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में परामर्श लेने का जो अधिकार है वो किस है, राज्यपाल को। ऐसा आर्टिकल 192 में आता है, केंद्र में 103 में आता है। अन्य कार्य कौन कौन से हैं देखिए भाई, कुछ अन्य कार्य भी हैं। देखिए इन कार्यों के अलावा कुछ अन्य कार्य भी निर्वाचन आयोग के हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं चुनाव के समय राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना। अगर चुनाव होता है उस समय आदर्श आचार संहिता लागू करने का जो काम है वो चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। देखिए निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों की सूचना निर्धारित करना, ये करने का जो काम है निर्वाचन आयोग करता है। बाकी उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले व्यय की राशि निश्चित करना कि कितना पैसा खर्च करना है लोकसभा प्रत्याशी को और कितना पैसा खर्च करना है विधानसभा प्रत्याशी को। और इसमें जो है एक तरीके से बाउंडेशन लगाया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, जो मतदाता हैं उन्हें प्रशिक्षण देने का काम भी निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। चुनाव याचिकाओं आदि के संबंध में सरकार को आवश्यक परामर्श देना, ये भी निर्वाचन आयोग का काम है। ठीक है, और राजनीतिक जो दल हैं उन्हें राष्ट्रीय दल अथवा राज्य स्तरीय दल का देना और उन्हें समाप्त करने का जो अधिकार है वो भी निर्वाचन आयोग का ही होता है। क्योंकि अभी आपने देखा है कि हमारे देश से 2 पार्टियां ऐसी हैं जिनसे राष्ट्रीय दल का जो दर्जा है वो छिन गया है। बाकी एक पार्टी आपको ऐसी भी देखने के लिए मिली है दोस्तों जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, आम आदमी पार्टी आप, और शायद CPI CPM ये पार्टियाँ ऐसी हैं जिनसे नहीं कांग्रेस, एक तो तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, आप नेट पर सर्च करके देख सकते हैं कि हाल ही में 2 पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिना हुआ है। कौन कौन सी है वो बताइए आप कमेंट बॉक्स में। देखिए निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ, बाकी निर्वाचन आयोग की शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, क्या क्या निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ हैं। देखिए निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो ये संवैधानिक निकाय है, संविधान के अंदर इसका जिक्र है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, जो सिविल न्यायालय की शक्तियाँ धारण करता है। आयोग भारतीय भूभाग में किसी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है। आयोग जो है ना भारतीय भूभाग में किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है, साथ ही सरकार के किसी भी विभाग से संबंधित आवश्यक फाइलों को देख सकता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आयोग के पास न्यायिक शक्तियाँ भी हैं। वह निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा करता है
तथा उम्मीदवारों तथा दलों पर कार्यवाही करने हेतु राज्यपाल या राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। तो उम्मीदवारों और दलों पर कार्यवाही करने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति से सिफारिश करने का जो काम है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। अभी अगर मैं केंद्र की बात करूं तो राष्ट्रपति से सिफारिश, और अगर मैं विधानसभा की बात करूं तो राज्यपाल से सिफारिश की जाती है। बाकी दोस्तों देख सकते हैं कि आदर्श जो चुनाव संहिता है उसमें क्या क्या होता है। अभी देखिए, आदर्श चुनाव आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मूल उद्देश्य निम्नलिखित है। सरकार में रहने वाले सत्ताधारी दल को चुनाव के दौरान सरकार में रहने का कोई लाभ प्राप्त न हो। सरकार में रहने वाले सत्ताधारी दल को, जिसकी वर्तमान में सरकार है, जो इस टाइम करंट में एक तरीके से पावर में है, चुनाव के दौरान सरकार में रहने का कोई लाभ ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी सरकार थी और उन्हें सबसे ज़्यादा लाभ हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये डिसाइड करने का जो काम है निर्वाचन आयोग करता है। बाकी सभी लोगों को चुनाव में समान अवसर प्रदान करना। अब देखिए, वर्तमान सरकार जो लेके आई थी, निर्वाचन आयोग के जो मुख्य आयुक्त हैं और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित जो प्रोसेस राज्यसभा में पेश किया है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और कैबिनेट मंत्री। अगर प्रधानमंत्री और कैबिनेट को मिला दिया जाए तो ये वर्तमान सरकार के लोग होते हैं, तो चुनाव आयोग एक तरीके से निष्पक्ष नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों अपोजिशन पार्टियों द्वारा इसका विरोध किया गया था। सभी लोगों को चुनाव में समान अवसर प्रदान करना। बाकी सभी लोगों को चुनाव में समान अवसर प्रदान करने का काम भी किया जाता है। चुनाव आचार संहिता का प्रयोग निर्वाचन आयोग ने वर्ष 1960 के दशक में ही आरंभ कर दिया था, परंतु इसका प्रभावी और महत्वपूर्ण उपयोग वर्ष 1990 के बाद में देखा गया। ठीक है, वैसे आदर्श आचार संहिता की मैं बात करूं तो 1960 में चुनाव आयोग ने ये प्रक्रिया कर दी थी, लेकिन अगर बढ़िया तरीके से लागू करने की बात करी जाए प्रभावी और महत्वपूर्ण रूप से, तो 1990 के बाद से ऐसा देखा गया। क्योंकि जैसे जैसे समाज जागरूक होगा, लोगों को जानकारी बढ़ेगी, तो इस चीज़ में अपने आप ही सुधार आता जाएगा। बाकी दलों से संबंधित आचार संहिता की अगर हम बात करते हैं कि दलों से संबंधित आचार संहिता क्या होती है, देखिए निर्वाचन आयोग ने सर्वप्रथम वर्ष 1971 में, कौन से साल में, वर्ष 1971 में, निर्वाचन आयोग ने वर्ष 1971 में देखिए 5वें आम चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए एक आदर्श आचार संहिता लागू की थी 1971 में 5वें आम चुनाव के लिए। ठीक है, इसके बाद समय समय पर आचार संहिता को संशोधित किया गया और राजनीतिक दलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाते रहे हैं। राज्य स्तर पर और 1960 में केरल विधानसभा चुनावों में ही आदर्श आचार संहिता का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। 1960 से जो केरल में चुनाव हुए थे वहाँ से ही आदर्श आचार संहिता का प्रयोग स्टार्ट हो गया था। देखिए, इस आचार संहिता का उद्देश्य राजनीतिक दलों के लिए चुनाव में एक समान अवसर उपलब्ध कराना और प्रचार की व्यवस्थाओं को निष्पक्ष बनाए रखना है। देखिए, चुनाव के समय क्या होता है, आचार संहिता क्या होती है। चुनाव के समय की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम आचार संहिता क्या होती है, देखिए अधिकृत कार्यकर्ताओं को पहचान पत्र देना, जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्हें पहचान पत्र प्रदान करने का कार्य। मतदान के दिन और इसके 24 घंटे पहले किसी को शराब वितरित नहीं की जाएगी। मतदान के दिन और 24 घंटे पहले आप किसी को भी शराब वितरित नहीं करेंगे। मतदाताओं को दी जाने वाली पर्ची सादे कागज पर हो और उसमें प्रतीक चिन्ह अभ्यर्थी या दल का नाम न हो। उसमें किसी भी प्रतीक चिन्ह या किसी दल या किसी प्रत्याशी का नाम नहीं होना चाहिए। बाकी निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाने का प्रयत्न किया गया और उससे भी बढ़कर वर्ष 2007 में निर्वाचन आयोग ने पहली बार यह प्रावधान किया कि निर्वाचन में भाग ले रहे उम्मीदवारों को अपने नामांकन पत्र के साथ एक ऐसा एफिडेविट भी देना होगा जिसमें उम्मीदवार अपने शैक्षिक रिकॉर्ड, संपत्ति का विवरण और अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की घोषणा करेगा। जिसमें जो भी उम्मीदवार है वो इतने डिक्लेरेशन करने का कार्य करेगा, जिसमें शैक्षिक रिकॉर्ड, कितना पढ़ा लिखा है, ठीक है, संपत्ति का विवरण, क्या क्या संपत्ति है। जैसे आपने देखा होगा जब भी इलेक्शन होता है विधानसभा लोकसभा का, तो उसमें हर व्यक्ति की जो ब्यौरा है टोटल आता है, प्रोफाइल जिसे हम बोलते हैं, सब कुछ आता है कि इतना पढ़ा लिखे हैं और इतनी संपत्ति की मालिक हैं। ठीक है, और जो आपराधिक और ये मुकदमे इन पर हैं। ठीक है, देखिए सत्ताधारी दल सरकारी धन का व्यय करके विज्ञापनों के माध्यम से उपलब्धियां न गिनवाए। बाकी देखिए
देखिए जो सत्ताधारी दल है विश्राम गृह, डाक बंगले या सरकारी आवासों पर एकाधिकार न करें, वे इस स्थानों का प्रयोग प्रचार कार्यालय के रूप में नहीं कर सकेंगे। जो सत्ताधारी दल हैं वो प्रचार प्रसार के रूप में सरकारी जगहों का उपयोग ना करें, जैसे विश्राम गृह, डाक बंगले या सरकारी आवासों पर एकाधिकार न करें, ठीक है। और इन स्थानों का प्रयोग वो चुनाव प्रचार के रूप में नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री या मंत्री या शासकीय दौरा नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी देखिए विवेकाधीन निधि से अनुदान या स्वीकृति चुनाव उद्घोषणा के दौरान नहीं हो सकेगा। जो चुनाव आपकी आदर्श आचार संहिता चलती है उस टाइम पर मुख्यमंत्री या मंत्री शासकीय दौरा नहीं करेंगे। शासकीय सेवक किसी भी प्रत्याशी के लिए निर्वाचक, मतदाता या गणना एजेंट नहीं बनेंगे। जो शासकीय सेवक हैं वो किसी भी प्रत्याशी के एजेंट के रूप में काम नहीं करेंगे। अब देख लेते हैं दोस्तों चुनाव सुधार की बात कर लेते हैं। तो आपने एक नाम सुना होगा दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति ये चुनाव आयोग से संबंधित है। ध्यान रखना है दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है या फिर इंद्रजीत गुप्ता समिति किससे संबंधित है। ये चुनाव आयोग में रिफॉर्म से संबंधित है। स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन लोकतंत्र की आधारभूत शर्त है। चुनाव में धन व बल का प्रयोग लोकतंत्र की मूल मान्यताओं के प्रतिकूल है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के द्वारा ही सभी व्यक्तियों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी का पूर्ण और वास्तविक अधिकार प्राप्त होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं उम्मीदवारों के जो खर्च है उनमें थोड़ी सी वृद्धि की गई है। जैसे अगर मैं एमपी के चुनाव की बात करूं, एमएलए के चुनाव की बात करूं, तो दोनों की जो एक तरीके से चुनावी खर्च सीमा थी वो बढ़ाई गई है। अगर मैं 28 फरवरी 2014 की बात करता हूं, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी द्वारा खर्च करने वाली अधिकतम सीमा में वृद्धि की गई है। जैसे लोकसभा की अगर मैं खर्च सीमा की बात करूं तो 40 लाख रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर 70 लाख रुपए कर दिया है। और विधानसभा के लिए 16 लाख रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर 28 लाख रुपए कर दिया है। मतलब आप पहले अगर आप एमपी का चुनाव लड़ते हैं तो 40 लाख रुपए खर्च कर सकते थे अपने पूरे इलेक्शन के प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन अब आप 70 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। अगर आप एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, तो पहले आप 14 लाख रुपए 16 लाख रुपए खर्च कर सकते थे, लेकिन अब 28 लाख रुपए इस सीमा को कर दिया गया है। लेकिन अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूं, गोवा की बात करूं, सिक्किम की बात करूं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करूं, चंडीगढ़ की बात करूं, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीप, लक्षद्वीप और पुदुचेरी के लिए लोकसभा चुनाव हेतु खर्च सीमा 54 लाख रुपये है। ठीक है, ये छोटी जगह है तो यहाँ पर 54 लाख रुपये किया गया है। ठीक है, वहीं विधानसभा चुनाव के लिए अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और पुदुचेरी में खर्च सीमा ओनली 20 लाख रुपये, यहाँ पर 28 लाख रुपये दोस्तों नहीं है। ठीक है भाई। अब मतदाता दिवस की मैं बात करूँ तो मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए आर्टिकल 326 में जो मतदान की जो उम्र है वो 18 वर्ष कर दी गई है। कितनी कर दी गई भाई? 18 वर्ष। देखिए आर्टिकल 326 कहता है कि मतदान की जो उम्र है वो 18 वर्ष कर दी गई है, पहले 21 साल थी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आपको हमारी वीडियो भविष्य में मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।